नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश की राजनीति में बड़े अजब प्रयोग हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रयोग जो इससे पहले कभी हुए नहीं या जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी। कुछ ऐसे प्रयोग जो कोशिश हो चुकी है और नाकाम रहे हैं लोग, उनको फिर से करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उनको बताने के लिए 2-3 उदाहरण देना ज़रूरी है। पहला उदाहरण है पंजाब का। पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली विधानसभा चुनाव में, अभी जो मार्च में हुए। वहाँ भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बनने उसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, सरकार कौन चलाएगा। सरकार कौन चलाएगा इसका जवाब मांगा ही जा रहा था कि साफ साफ मिल गया जब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और कई अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया और उनकी मीटिंग ली किसने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की बड़ी तमन्ना थी केजरीवाल की, लेकिन उनको मालूम है कि पंजाब में किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो वो उनके नाम पर अगर वो अपने को प्रोजेक्ट करते तो शायद इतनी सीटें ना मिलती, इतने वोट ना मिलते। लेकिन क्या होता तो क्या होता कि बात छोड़ दें, जो हो रहा है उसकी बात करें। अभी एक दिन पहले राघव चड्ढा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं पंजाब से और अभी तक दिल्ली सरकार से जुड़े हुए थे, दिल्ली जल बोर्ड में थे और अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में, उनको पंजाब सरकार का एडवाइजरी कमेटी ऑन पब्लिक अफेयर्स का चेयरमैन बनाया गया। अब लोगों को एडवाइजरी कमेटी, कॉरपोरेशन, इनके चेयरमैन बनाए जाते हैं, उन पर कोई तवज्जो भी नहीं देता, कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन राघव चड्ढा विशेष रूप से, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि राघव चड्ढा पंजाब को कर्ज मुक्त बनाने का काम करेंगे। तो भाई वो फाइनेंस मिनिस्टर तो है नहीं और मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? और अगर वो करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे? दरअसल ये कोशिश है, बल्कि आप कह सकते हैं कि कामयाब कोशिश है, किसी सरकार का चलना, यानी सरकार चलाने का काम आउटसोर्स करना। ये भारतीय राजनीति का अभिनव प्रयोग है, जिसको ऐसा प्रयोग कौन शुरू कर सकता है? जिसने वायदा किया हो राजनीति में आने से पहले ही कि हम राजनीति, बदलाव की राजनीति नहीं, राजनीति को बदलने आए। तो राजनीति को बदल रहे हैं, दिल्ली में बदला। अब कर्ज मुक्त पंजाब कैसे बनेगा? केजरीवाल की मुफ्त की अर्थनीति से, या कोई और तरीका होगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन पंजाब में इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हो रही है। पंजाब में कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि जैसे 1840 में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेजिडेंट बनाकर भेजा गया था पंजाब पर और पंजाबियों पर अंकुश रखने के लिए, राघव चड्ढा की नियुक्ति कुछ उसी तरह की है। आम आदमी पार्टी की जो भी विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि पंजाबियों को सरकार चलाना नहीं आता, सिखों को सरकार चलाना नहीं आता, इसलिए उनको सरकार चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है। तो अब एक कोशिश, आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो उन्होंने ये मानकर उनको बनाया और मोरारजी को नहीं बनने दिया कि इंदिरा गांधी उनके चंगुल में रहेंगी, उनके बस में रहेंगी, कठपुतली की तरह रहेंगी, ज़्यादा विरोध नहीं करेंगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये इतिहास जानता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या भगवंत सिंह मान इंदिरा गांधी की तरह ये बताने की कोशिश करेंगे भविष्य में कि उनकी रीढ़ की हड्डी है? लगता तो मुश्किल है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक राजनीतिक परिवार से आती थी। उनकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग जो है एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम वाले परिवार में हुई थी। भगवंत सिंह मान के साथ ऐसा कुछ नहीं। वो कॉमेडी सर्कस से, कॉमेडी स्टेज से उठकर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए।
तो वो ऐसा कर पाएंगे क्योंकि वो अभी भी इस बात से मतलब अरविंद केजरीवाल के शुक्रगुजार है, उनके एहसानमंद है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनको। तो जब तक इस एहसान के तले दबे रहेंगे तब तक उनकी रीढ़ की हड्डी नज़र नहीं आएगी। और आएगी कि नहीं आएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके कुछ संकेत नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से वो अपनी पावर कंसीड करते जा रहे हैं, लगातार अपना अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसको सीमित करते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो धीरे धीरे कठपुतली भी कहना शायद जो है कठपुतली का भी मजाक हो जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो एक प्रयोग तो ये चल रहा है। दूसरा प्रयोग तमिलनाडु में चल रहा था जिसका पटाक्षेप हुआ है। दिसंबर 2016 में जयललिता के निधन के बाद ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी अन्ना द्रमुक, वो पार्टी ड्यूअल लीडरशिप के उस पर चल रही थी, यानी दो नेता थे। सत्ता का बंटवारा हुआ दो नेताओं में, ई पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम, ओपीएस और ईपीएस, ये दो नेताओं में हुआ। चूँकि ओपीएस 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, 2 बार जब जयललिता जेल गई अलग अलग मामलों में तब वो उनको बना कर गई, तो इसलिए उनको सीनियरिटी में वो ऊपर माने जा रहे थे। दूसरे ई पनीरसेल्वम। जयललिता के निधन के बाद पार्टी में झगड़ा उगड़ा हुआ, उसके बाद जो समझौता हुआ उसमें ये हुआ कि ई पलनीस्वामी मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे ओ पनीरसेल्वम। पार्टी में तय हुआ कि जनरल सेक्रेटरी अब कोई नहीं होगा, वो जयललिता थी, वो आखिरी होंगी। अब कोऑर्डिनेटर कहा जाएगा, जो दूसरा पद होगा सबसे प्रमुख, कोऑर्डिनेटर होंगे वो पलनीस्वामी यानी ओपीएस और डिप्टी कोऑर्डिनेटर होंगे ईपीएस। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन विधानसभा, पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को ये समझ में आया कि ये दो नावों की सवारी चल नहीं पाएगी। तो पार्टी की जो है जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, उसमें अदालत में गया मामला। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्टी के अंदरूनी कामकाज में दखल देने का अदालत का अधिकार नहीं है। तो उनकी काउंसिल की मीटिंग हुई 11 जुलाई को और उसमें ईपीएस को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। ओपीएस के लोगों ने हिंसा की विरोध किया तो ओपीएस को पार्टी से निकाल दिया गया। अब ये जो प्रयोग था दो नेताओं का, या आप कहें कि बहुत बार बात आती है ख़ासतौर से जनता पार्टी और जनता दल के एक्सपेरिमेंट के दौरान कलेक्टिव लीडरशिप की, तो कलेक्टिव लीडरशिप चलती नहीं, एक ही लीडरशिप चलती है। तीसरा उदाहरण है विचित्र राजनीति का, वो है महाराष्ट्र का, जिसको उद्धव ठाकरे ने शुरू किया। जो उनका कोर इशू था उसको छोड़कर, यानी हिंदुत्व को छोड़कर वो चले गए धर्मनिरपेक्ष खेमे में। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी अपनी पार्टी के जो है वो नीति विचारधारा बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है। लेकिन उनकी दिक्कत क्या हुई, उनके इस कदम से उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि पार्टी का कैडर, पार्टी के विधायक, सांसद और नीचे के पदाधिकारियों का रिएक्शन इस पर क्या होगा। उन्होंने सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखी और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिख रहा था, तो मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया। उसके बाद जो हुआ वो सामने है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से 41 विधायकों ने बगावत कर दी, पार्टी टूट गई। पार्टी टूट गई तो अब उद्धव ठाकरे के सामने सवाल ये है कि पार्टी को अगर वापस हासिल करना है या पार्टी को फिर से खड़ा करना है तो उनको अपने पुराने एजेंडे पर लौटना पड़ेगा। लेकिन वो पुराने एजेंडे पर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी जो नया नया अपनाया है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी भी बनी रहेगी और उनका हिंदुत्व का एजेंडा भी बना रहेगा। तो इस तरह की बेमेल राजनीति तो आज तक देखने को मिली नहीं। भाई एक फैसला कीजिए, या तो आपने छोड़ दिया है उसको और धर्मनिरपेक्ष खेमे में आ गए हैं तो उनके साथ रहिए, उस तरह की राजनीति कीजिए। या अगर आपको वो खेमा पसंद नहीं आ रहा, लग रहा कि पार्टी नहीं खड़ी कर पाएंगे वहाँ से, तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटिए। तो वो ऐसे विचित्र राजनेता हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत देश में ऐसा कोई राजनेता हुआ होगा जो एक समय में दो परस्पर विरोधी विचारों को पर एक साथ चलना चाहता हो। तो वो हैं उद्धव ठाकरे। तो यही होता है, जो दो स्टूल पर खड़े होते हैं उनका जो भविष्य है वो गिरना ही होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। जो गिरते हुए उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। जो गिरता है
दरअसल वो अपने को दिखाई नहीं देता, दूसरों को दिखाई देता है। दूसरों को दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे गिर रहे हैं और रोज़ गिर रहे हैं। चौथा एक उदाहरण बात कर लें, उसकी बातें हालांकि उनकी तो बहुत बार की हैं, बहुत से लोग आप लोगों में हैं जो पसंद भी नहीं करते कि उनकी बात करें, लेकिन एक बात मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सामान्य मुहावरे की दृष्टि से कह रहा हूँ कि मूर्खों की ताकत को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से जब वो झुंड में हो। तो इसलिए जो है वो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कम न समा आकिए। तो जिनकी बात अब करने जा रहा हूँ उनका इस बात से कोई संबंध नहीं है, ये मत जोड़िएगा। वो हैं राहुल गांधी। ऐसा नेता जो है भारत को कभी मिला नहीं, और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा भी। राहुल गांधी एकमात्र और अनोखे नेता है। 2014 से 2022, 2014 से 2022, 8 साल में वो कितनी बार विदेश यात्रा पर गए? अभी 11 जुलाई को वो फिर चले गए हैं। कोई कह रहा है कि जो है स्पेन गए हैं, कोई कह रहा है लंदन गए हैं, लेकिन विदेश यात्रा पर चले गए हैं ये मालूम। 109वीं विदेश यात्रा है उनकी। इन 8 सालों में जितने दिन होते हैं उसका लगभग 40% समय, 40% दिन जो है वो विदेश में रहे, और वो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है। कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो कांग्रेस को चलाएं, उसका संगठन फिर से खड़ा करें। कहाँ से? पेरिस से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, कहाँ से खड़ा करेंगे? या बैंकॉक से? तो वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों की दाद देनी पड़ेगी भाई। ऐसे नेता को बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे नेता के सामने नतमस्तक हैं जो कांग्रेसी, उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनके मंदिर बनने चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में या किसी कृषि में जो है वो इस तरह के कार्यकर्ता, इस तरह के फॉलोअर आपको नहीं मिलेंगे जो नेता के गुण अवगुण देखते ही नहीं हैं, आंखें बंद कर रखी हैं। तो राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर हैं और फिर लौट कर आएंगे कुछ दिन में। तो मुझे एक बात याद आ गई कहीं पढ़ते हुए कि अब मुझे लगा कि कहाँ से ये ट्रेट आया राहुल गांधी में। तो जवाहरलाल नेहरू पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अगर आप उस दौरान का इतिहास पढ़कर देखें तो आप पाएंगे कि जब जेल जाते थे, जेल से निकलने के कुछ दिन बाद वो विदेश यात्रा पर चले जाते थे, और उनका भी प्रतिशत शायद ऐसा ही आएगा कि कितने समय जेल में रहे और कितने समय विदेश गए, उन दिनों की गिनती हो तो एक मतलब एग्जैक्ट, तो मतलब चूँकि मैंने गिनती की नहीं है, लेकिन लगभग हर बार जेल से निकलने के कुछ दिन बाद वो विदेश यात्रा पर गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जेल में जाते थे। राहुल गांधी को तो लगता है अपना घर ही जेल लगता है, या कांग्रेस पार्टी जेल लगती है, या ये देश जेल लगता है कि उनका मन। और ये सब इतने दबाव के बाद हो रहा है। अगर उनको छूट हो कि वो कहाँ रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये उल्टा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। वो 60% समय बाहर रहेंगे और 40%, और इसमें भी जो है कटौती होती जाएगी, वो समय जो है वो भारत में बिताएंगे। तो वो रिमोट से लोग सरकार चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, वो जो है उनके पास लगता है कोई रिमोट सेंसिंग जो है वो उपकरण है जिससे वो विदेश में बैठकर अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत है कांग्रेसियों की, जो राहुल गांधी की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो ये जो विचित्र राजनीतिक परिघटनाएं हो रही हैं देश में, ये देश की राजनीति को किस ओर ले जाएंगी, ये हम आप सबको सोचना चाहिए। ये किसी हेल्दी डेमोक्रेसी का संकेत तो किसी हालत में नहीं। और आखिर में चलते चलते एक बात तो कहना ही पड़ेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है और दूसरी बार हो रहा है। करुणानिधि, एम करुणानिधि जब जीवित थे तभी उनकी पार्टी ने उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। दूसरे नेता, दूसरी पार्टी वाईआरसीपी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का महाधिवेशन हुआ, उसमें उनको आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। अब आजीवन अध्यक्ष या आजीवन सत्ता पर या राजा तो रजवाड़ों के ज़माने में होता था, सामंती युग में।
डेमोक्रेसी में कोई कैसे आजीवन अध्यक्ष रह सकता है? ये बात उस समय करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने चुनाव आयोग को लिख कर दी थी कि हमने अपने पार्टी के संविधान में संशोधन कर दिया है, लेकिन वो दौर अलग था। आज क्या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी लिख कर देगी चुनाव आयोग को तो चुनाव आयोग इसे मान लेगा? क्योंकि आज अब पिछले काफ़ी समय से, कई दशकों से चुनाव आयोग सभी पार्टियों को ये निर्देश देता है कि आपके संविधान के मुताबिक जितने समय में, जितने अंतराल में चुनाव होना है वो चुनाव होना चाहिए, संगठन का चुनाव होना चाहिए। तो संगठन का चुनाव तो होगा ही नहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में, तो क्या चुनाव आयोग इसको स्वीकार कर लेगा? मुझे नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।